हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। दोस्तों आज हम आ चुके हैं CR145 के सेकंड पार्ट में। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ बताया था, तो आज इस सेकंड पार्ट में भी हम कोशिश करेंगे पूरा CR145 कंप्लीट हो जाए हमारा अच्छे तरीके से। DGC के क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, सारी चीज़ें कंप्लीट हो यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं CR145 को। इन चैनल पर अगर आप मेरे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एविएशन जगत का। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो फ्लाइट क्रू होते हैं, इनका जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है जो 145 में दिया गया, इनके पास जो है 100 आवर की थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए और वहीं पर जो है 35 आवर की जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए। जो इनके पास तो 100 आवर का थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, तो ये जो है एयर फ्रेम पर होना चाहिए, वहीं पर इलेक्ट्रिक पर होना चाहिए इनका, और जो इमरजेंसी इक्विपमेंट लगे होते हैं उनके बारे में जनरली इन सब थ्योरेटिकल ट्रेनिंग में सीखते हैं 100 आवर की। और वहीं पर 35 आवर का जो एक्सपीरियंस होता है उसके अंतर्गत जो है इनको लैंडिंग गियर के बारे में, एंटी आइसिंग, डी आइसिंग के बारे में, और जो भी इंजन हो गए हमारे और फ्यूजलाज, इन सभी चीज़ों के बारे में इनको सिखाया जाता है इस 35 आवर के एक्सपीरियंस में। तो ये था फ्लाइट क्रू के बारे में, जो कि काफ़ी छोटा सा था थोड़ा सा। अब हम आपको बताएंगे कि सर्टिफाइंग और सपोर्टिंग स्टाफ के बारे में। तो सर्टिफाइंग स्टाफ के बारे में तो मैंने कल के वीडियो में बता दिया था लास्ट वाले। सपोर्टिंग स्टाफ के बारे में बता रहे हैं कि सपोर्टिंग स्टाफ किसे कहते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। तो B1, B2, B3 कैटेगरी के एमी को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो है ये सब सपोर्टिंग स्टाफ में रखे जाते हैं। और सर्टिफाइंग और सपोर्टिंग स्टाफ बनने के लिए आपकी एज कम से कम 21 ईयर होनी चाहिए। ये काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, एमी बनने के लिए क्या एज होनी चाहिए, सर्टिफाइंग सपोर्टिंग स्टाफ के लिए। तो एमी के लिए 10 ईयर की एज होनी चाहिए मिनिमम, और सर्टिफाइंग और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए आपकी एज जो है कम से कम 21 ईयर की होनी चाहिए। अगर कोई भी सर्टिफाइंग स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाता है या फिर किसी कारण से कहीं और जाता है, तो उसकी जो रिपोर्ट होती है, कॉपी होती है, उसको 3 ईयर तक रखा जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। और सर्टिफाइंग सपोर्टिंग स्टाफ कोई अनदर मेंटेनेंस या कोई जो भी उसका काम होता है तभी कर सकता है जब उसके पास लास्ट के 2 साल के अंतर्गत 6 महीने का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, कम से कम इतना। अब हमको बताते हैं कि अनसैल्वेजेबल कंपोनेंट्स किसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है DGC में। तो इसके अंतर्गत तो उनको रखा जाता है कि जिनका एक्सीडेंट होने के बाद उनको मेंटेनेंस ना हो पाए, उनको फिर से एयरवर्दी कंडीशन में ना ला सकें, या फिर उनकी जो लाइफ लिमिट होती है पूरी तरीके से खत्म हो गई। जनरली हम भाषा में बोले तो उसका रिपेयर फिर से नहीं किया जा सकता, तो इन सब कंपोनेंट को हम अनसैल्वेजेबल कंपोनेंट्स कहते हैं। अगर कोई कंपोनेंट टेम्पररी वर्क कर रहा है, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो हम भी जानते हैं कि पहले उसका मेंटेनेंस करेंगे और फिर मेंटेनेंस के बाद इशू होगा CRS, सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस, फिर से उसके लिए इशू होता है। लेकिन वो जब कोई भी कंपोनेंट मान लो टेम्पररी वर्क कर रहा है और प्लेन उड़ने वाली है, तो नेक्स्ट फ्लाइट के लिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कि जब तक वो फ्लाइट जो है अगले स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती है तब तक उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और मैक्सिमम उसका ड्यूरेशन होता है किसी टेम्पररी कंपोनेंट का, एयरक्राफ्ट में लगाकर हम उसको उड़ा सकते हैं। अगर उसको मैक्सिमम हम टाइम की बात करें तो होता है वो 30 फ्लाइट आवर का टाइम होता है, आप उसको लगाए रह सकते हैं अगर वो टेम्पररी वर्क कर सकता है तो। लेकिन उसके 30 फ्लाइट आवर के बाद ही तुरंत उसको निकाल करके फिर से मेंटेनेंस करना होगा और सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस उसका फिर से इशू करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस जो है जैसे ही हमारा मेंटेनेंस कंप्लीट होता है तुरंत उसके बाद जो है इशू होता है, उस मेंटेनेंस के बाद जो है इशू होता है उस कंपोनेंट के लिए, उस स्पेसिफिक पार्ट के लिए, फिर प्लेन जो है उड़ सकती है। और जितने भी प्रकार के मेंटेनेंस वगैरह हुए अभी यहाँ पर जो मैं बताया, तो इनका रिकॉर्ड जो होता है, इनकी कॉपी होती है, इसको ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल तक रखा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब किसी भी सपोर्टिंग स्टाफ, सर्टिफाइंग स्टाफ को सीज किया जाता है तो उनकी भी जो 3 साल तक कॉपीज रखी जाती है उनके रिकॉर्ड। और ठीक उसी प्रकार से मेंटेनेंस होता है उसको भी 3 साल तक रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसकी एक कॉपी जो है ऑपरेटर को दी जाती है जब भी किसी भी फिर से उस कंपोनेंट का एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट जो है इशू होना होता है, ARC वगैरह, तो वो यूज में आता है। और एक बैकअप जो है कंप्यूटर सिस्टम में भी होना चाहिए, जिससे कि वो 24 आवर के अंदर कुछ भी हो तो उसको अपडेट कर सके, बता सके। कंप्यूटर में होना काफी जरूरी होता है। कोई भी प्रकार की अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमी हो रही है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि पता करेगा कि किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, क्या कमी है प्लेन में, और उसका जो है रिपोर्ट विद इन 72 आवर उसको देना होता है। 72 आवर के अंतर्गत ही पता करना होता है कि किस प्रकार की अक्रेंस रिपोर्टिंग है, किस प्रकार की कमी हुई। चलिए अब हम काफी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं। अब यहाँ से जितना भी है वीडियो तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पहले बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से बांटा जाता है। तो
सबसे पहले होता है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम और लार्ज। तो किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो काम कर सकते हैं वो 10 लोग हो सकते हैं किसी मेंटेनेंस में। मैक्सिमम जो कितने हो सकते हैं? 10 लोग हो सकते हैं। उसको हम कहते हैं कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। और मिनिमम अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बात की जाए तो 2 लोग होते हैं, जैसे मैंने इसको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक होना चाहिए क्वालिटी ऑडिट इंजीनियर होते हैं और एक दूसरे जो होते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं। मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हो सकते हैं। अब हम चले मीडियम ऑर्गेनाइजेशन की बात बताएं आपको कि कितने लोग उसमें होते हैं। तो 10 to 500 जो होते हैं मीडियम के अंतर्गत आते हैं। मगर 500 से ज़्यादा कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, पीपल की, लोगों की वर्क करने की, मेंटेनेंस स्टाफ की, तो उसको हम रखते हैं मैक्सिमम, मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है उसको। अगर 500 से ज़्यादा मेंटेनेंस स्टाफ वगैरह है तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वो आते हैं। अब हमको बता दें कि जो भी हमारा मेंटेनेंस हो गया या फिर कंपनी की प्रोग्रेस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो चेक किया जाता है एक अकाउंटेबल मैनेजर चेक करता है। अगर आपको अकाउंटेबल मैनेजर के बारे में ना पता हो तो बता दें कि जितना भी फाइनेंशियल वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक अकाउंटेबल मैनेजर ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फाइनेंशियल उसको देखना, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को कुछ भी इशू करना है तो वही करेगा, पैसा जहाँ देना वही देगा। एक अकाउंटेबल मैनेजर ही, उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये भी ध्यान देगी कि क्या चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस के लिए, कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी नहीं है। और इसके साथ साथ उसको वही पर्सन अकाउंटेबल मैनेजर बन सकता है इसको CR 145 का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है अकाउंटेबल मैनेजर को, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग CR 145 की होनी चाहिए अकाउंटेबल मैनेजर को। अब मैंने आपको बताया कि एक अकाउंटेबल मैनेजर जो होता है चेक करता है कि डे टू डे बेसिस, अगर कोई एक छोटा या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो गया तब तो वो चेक कर सकता है डे टू डे बेसिस की हाँ सारा काम हमारा सही चल रहा कि नहीं चल रहा, प्रोग्रेस हो रही कंपनी की नहीं हो रही है, डेली चेक कर ले। लेकिन वहीं पर अगर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी जहाँ पर 500 से ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी वर्क करने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर कैसे वो चेक करेगा? वो नहीं चेक करता। वहाँ पर क्वालिटी मैनेजर होते हैं, वो जो है बनाए जाते हैं चेक करने के लिए कि सारा प्रोग्रेस सही तरीके से चल रहा है, मेंटेनेंस सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है कंपनी का। वो जो है डे टू डे बेसिस जो है अपना चेक करते हैं जितने भी क्वालिटी मैनेजर होते हैं। और इनसे जो रिपोर्ट होती है वो अकाउंटेबल मैनेजर लेता है 1 साल में 2 बार, मतलब कि 6 महीने में एक बार वो जो है इनसे रिपोर्ट मांगता है कि हाँ सब ठीक है कि नहीं। जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर हो गए उन सबके साथ तो मीटिंग एक बार करता है, 6 महीने में एक बार और 1 साल में 2 बार। अब ये सब चीज़ें तो आप यहाँ पर समझ गए। अब इसके साथ साथ भी हम कुछ और भी ज़्यादा जरूरी बातें आपको बताने वाले हैं। किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका अप्रूवल कैसे मिलता है क्लास और रेटिंग के लिए? तो देखिए कैटेगरी 1 में के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, एक इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से CR में क्वेश्चन आते हैं, इस बात को ध्यान सुनिएगा। कैटेगरी 1 के अंतर्गत उन सब चीजों का मेंटेनेंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एयरक्राफ्ट से अटैच हो, एयरक्राफ्ट में लगी हुई हो। इंजन हो गए, APU हो गए, इन सबका मेंटेनेंस होता है कैटेगरी 1 के अंतर्गत। अब ये नहीं कि इंजन APU खुलकर कहीं पर रखे हुए हैं तो मेंटेनेंस हो, तो कैटेगरी 1 के अंतर्गत नहीं आएगा। वो अगर इंस्टॉल्ड प्लेन में लगे हुए हो तभी आएगा। वहीं कैटेगरी B की बात करेंगे तो उन सब चीजों कैटेगरी B में आती है जो कि अनइंस्टॉल्ड हो, मतलब कि जो कि एयरक्राफ्ट में न लगी हुई हो, वो सारी चीजें जो है कैटेगरी B में आती हैं। अनइंस्टॉल मतलब कि जैसे इंजन APU हो गया तो इंजन निकाल कर रखा हुआ है तब मेंटेनेंस होता है, तो उस कैटेगरी B में होता है, अंतर्गत रखा जाता है। अगर वहीं पर इंजन प्लेन में लगा हुआ है तब मेंटेनेंस होगा तो कैटेगरी A के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी C की। बात क्या होती है? कैटेगरी C में भी वही सारी चीजें का मेंटेनेंस होता है जो कि इंजन में लगे हुए ना, इंजन कह रहा हूँ, जो कि प्लेन में लगे ना हुए हों, उनसे निकाल कर कहीं रखे हों और अनइंस्टॉल्ड कंपोनेंट हो गए। लेकिन यहाँ पर जो शर्त होती है वो ये होती है कि उसमें इंजन APU उस कैटेगरी में नहीं आने चाहिए। कैटेगरी C में इंजन APU का मेंटेनेंस नहीं होता। इसके अलावा और जो सारी चीजें होती है उनका मेंटेनेंस किया जाता है और वो भी अनइंस्टॉल्ड होने चाहिए एयरक्राफ्ट से। कैटेगरी ABC तो आपको क्लियर हो गया होगा। कैटेगरी D के अंतर्गत क्या होता है? कैटेगरी D जो किसी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट या किसी इंजन के लिए नहीं बनाया गया रहता। कैटेगरी D में इसका पार्ट होता है D1। तो D1 के अंतर्गत जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वगैरह ये सब कैटेगरी D1 में रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप बोल सकते हो कि CR 145 जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी एक चीज है जो कि बाकी है जहां से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है फ्यूल टैंक सेफ्टी। एक है 2 पेज का, ज्यादा नहीं है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं बोलूंगा क्योंकि लगभग हर बार एक क्वेश्चन तो उस फ्यूल टैंक सेफ्टी वाले पार्ट से आना है। ओके, अपेंडिक्स से क्वेश्चन है जनरली, और सारी सीरीजों में तो अपेंडिक्स नहीं आते, लेकिन इस 145 में वहां से पूछा जाता है। तो उसका जो मेरा CR 145 का तीसरा पार्ट बनेगा वो फ्यूल टैंक सेफ्टी पर ही रहेगा, जो कि एक छोटा पार्ट हो सकता है। तो उसमें मैं बताऊंगा उसके बारे में, तो तब जाकर के CR 145 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना भी इस जगह। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।